अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स और इसमें से कैलकुलस का आज लास्ट पोर्शन स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट कर दिया था और ये देखा कि कुछ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है और वो एक स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैसे रिप्रेजेंट करती है, ठीक ना। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, इसमें से मेन टॉपिक कवर करेंगे पहले इंटीग्रेशन, वो एंटी डेरिवेटिव कैसे होती हैं, ठीक ना, डेरिवेटिव का उल्टा, ठीक, एंटी डेरिवेटिव। फिर देखेंगे एरिया अंडर कर्व को ये कैसे रिप्रेजेंट करती है, ठीक ना। उसके बाद आएंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें से मेन जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है इस पर फोकस करेंगे क्योंकि इसका बहुत यूज होने वाला है, ठीक ना, पूरे 11th एंड 12th में। फिर बाय पार्ट्स भी बता देंगे लेकिन इसका उतना यूज नहीं है, ठीक ना। उसके बाद आएंगे कि जब हम लोग कुछ फिजिक्स का जनरल लाइफ प्रॉब्लम उठाते हैं, ठीक ना, जैसे रिंग, स्फीयर, डिस्क, ये सब से रिलेटेड, तो उसमें से कहीं एक एलिमेंट लेना पड़ता है पहले जिससे कि इंटीग्रेशन फॉर्म होती है। पहले इंटीग्रेशन फॉर्म होगा उसके बाद ना उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये पढ़ेंगे हाउ टू टेक एलिमेंट। उसके बाद फिर लास्ट में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, कुछ हम सॉल्व कर देंगे, कुछ आप सॉल्व कर देना। चलो फिर तब यहाँ से स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन के। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि ये इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव क्यों कहते हैं, ठीक ना। देखो एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, डेरिवेटिव हम लोग कर लिए, कोई फंक्शन का एक डेरिवेटिव कर लिए। अब जब एंटी डेरिवेटिव करेंगे मतलब उसका रिवर्स, फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, ठीक ना। जैसे पहले हम कुछ फॉरवर्ड काम किए उसके बाद फिर उसका एंटी मतलब फिर से यही पोजीशन पे, ठीक ना, इस हिसाब से हो गया। तो यहाँ पे अगर कोई एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड कर लिए। डेरिवेटिव में क्या था, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक ना, ये था डेरिवेटिव। ओके, अब एंटी डेरिवेटिव क्या है, एंटी डेरिवेटिव का यही इसका सिंबल दे दिए, ठीक ना, कि ये फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं ये वाला ऑपरेशन। जैसे देखो ये डिफरेंशियल ऑपरेशन किस पे अप्लाई किए, इस पे, इसको डिफरेंशिएट किए, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ये वाला फंक्शन का, वो स्मॉल एक्स है, स्मॉल एफ एक्स, ये हो गया, इसको बोल दिए एंटी डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव। ओके, तो देखो अब एक क्वेश्चन देते हैं, एक टास्क देते हैं। पहले अगर एक छोटा सा ये ले लो, एक फंक्शन ले लो कोई, ये वाला फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक ना, ये फंक्शन ले लिए। इसको डिफ्रेंशिएट करो मतलब इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक, तो 0 तो नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं। अब अगर टास्क यहाँ पे एक देते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स, अभी ये भूल जाओ, ठीक ना, कि ये कौन सा फंक्शन था, अभी दे दिए कि ये एक 2x है, ठीक ना। यहाँ पे एक फंक्शन तुमको दे दिए कि 2x है, ठीक, तो कौन से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए होंगे, ठीक ना, कौन से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए होंगे जो 2x आया होगा, ठीक। अगर ये पता चल जाए ये वाला फंक्शन तो बोल देंगे कि एंटी डेरिवेटिव इसका यही है। तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, अभी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो सकता है, ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक ना। अब अगर कोई एक दूसरा फंक्शन दे दिए, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे दिए, ठीक है ना, यहाँ पे +4 था यहाँ पे 5 था, इसको भी जब डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स
तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक ना। देखो फिर वही से अब अगर कहेंगे कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक ना, मतलब कौन सा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए होंगे जो 2x आया होगा, ठीक है ना। अगर वो फंक्शन पता चल जाए, इसका मतलब क्या कि 2x का एंटी डेरिवेटिव वही वाला फंक्शन होगा। तो अभी इसके हिसाब से कहेंगे कि नहीं, ये तो x² प्लस 5 हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब कि इसके साथ में कोई भी कांस्टेंट आते रहेगा, ठीक ना। या तो ये x² प्लस 10 हो सकता है या सिर्फ x² हो सकता है, ठीक ना। x² का भी तो डिफ्रेंशिएशन वही है। तो इसमें से कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं रहता है, ठीक ना। यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो एक्चुअल में कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन जब कांस्टेंट के साथ में होगा, ठीक ना। यहाँ पे अगर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ले लें तो ये तो वैसे भी 0 आना था इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक। तो 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या कहेंगे कि x² है प्लस सम कांस्टेंट है, ठीक ना। अब वो कांस्टेंट नहीं पता क्योंकि ये फंक्शन देख करके यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करके 0 किया था, ये 4 था या 5 था या 10 था या कुछ नहीं था, किसको डिफ्रेंशिएट करके 0 किया था, ठीक ना। तो अगर ये वाला का एंटी डेरिवेटिव लेंगे, ठीक ना, तो ये कैपिटल fx आएगा, मतलब इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो गया, कैपिटल fx प्लस सम कांस्टेंट, ये हो गया। इसमें से ध्यान देने वाला क्या चीज़ है कि जब इसको डिफ्रेंशिएट किए थे, ठीक है ना, जब इसको डिफ्रेंशिएट किए थे कैपिटल fx को x के साथ में, तो ये क्या दिया था, स्मॉल fx, ठीक ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक। जब इसको इंटीग्रेट किए मतलब जब इसका एंटी डेरिवेटिव लिए तो ये आ गया, ठीक ना। f कैपिटल F का डेरिवेटिव स्मॉल x का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल X, ठीक ना। तो ये था अपना डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे कुछ दूसरा एक फंक्शन है, जैसे जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नॉन है, ठीक ना, डेरिवेटिव नॉन कौन कौन से फंक्शन का है, सपोज ये सोचो थोड़ा सा कि यहाँ पे ये है e⁻x, ठीक ना, यहाँ पे e⁻x, e⁻x का मुझे चाहिए एंटी डेरिवेटिव, ठीक ना। तो सोचो कि कौन सा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए थे कि e⁻x आया था। तो देखो डिफ्रेंशिएशन में क्या देखे थे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x क्या था, विथ रिस्पेक्ट टू x इज e⁻x था ना। तो अगर इसका एंटी डेरिवेटिव लो तो क्या ये आएगा, कहने का मतलब e⁻x का एंटी डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ पे भी वही आएगा, ये क्या आ जाएगा, एंटी डेरिवेटिव इसका e⁻x प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ में कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक ना। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e⁻x प्लस कांस्टेंट, ओके। तो यहाँ पे इसको फिर कैसे लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, मतलब e⁻x का एंटी डेरिवेटिव किसको डिफ्रेंशिएट किए थे, इसको डिफ्रेंशिएट किए थे, e⁻x को ही डिफ्रेंशिएट किए थे, ठीक ना, प्लस सम कांस्टेंट ले, ठीक। अगर दूसरा फंक्शन लें, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर तुमको दे दें कि ये चलो cos x ले लो, ठीक ना, ये फंक्शन अगर cos x दे दें, cos x, ओके, और कहें कि बताओ कि कौन सा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए थे कि cos x आया, मतलब व्हाट इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, ठीक। एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन का वो जो फॉर्मूला याद रहेगा, उसमें क्या था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया था cos x, ठीक। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ ये क्या होगा,
एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन को किसको डिफ्रेंशिएट किया, ये था क्या, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, ठीक ना। इसको यहाँ भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x, ठीक ना। और इसके साथ में कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे जब cos x दिए थे, बोल रहे थे इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, sin x प्लस सम कांस्टेंट। तो इसको कैसे लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव को, ये एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया, sin x प्लस सम कांस्टेंट। इसको क्या पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। या तो बोलो एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन, ठीक ना। तो ये था अपना कि इसको एंटी डेरिवेटिव क्यों बोले, ठीक, क्योंकि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव लिए ये स्मॉल f आया, फिर इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो कैपिटल F आएगा, ठीक ना। तो जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन में पढ़े थे, बहुत सारा फंक्शन पढ़े थे, क्या था, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे, जनरल अलजेब्रिक फंक्शन पढ़े थे, ठीक ना। उसके बाद फिर कुछ एंटी कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, उसका डिफ्रेंशिएशन। तो टोटल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पता है, अगर वो वाला डेरिवेटिव का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा, ठीक ना। तो वहाँ से कुछ वो वाला फॉर्मूला में जितना भी रिजल्ट आएगा उसका जब एंटी डेरिवेटिव लोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो अपना ओरिजिनल वाला फंक्शन आएगा, ओके। कुछ एग्जांपल्स दिखा देते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल कौन सा है, ये ले लो, क्या था, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या था, n x टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे क्या था, n कांस्टेंट था, ठीक है ना, n क्या था, कांस्टेंट, ओके। इसका डेरिवेटिव ये होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक, ये हो जाएगा। तो फिर जब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसको एंटी डेरिवेटिव, ठीक ना। अगर कहेंगे कि एंटी डेरिवेटिव इसका क्या है, ठीक, एंटी डेरिवेटिव ऑफ n x टू द पावर n माइनस 1, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा x टू द पावर n, ठीक, ये जस्ट रिवर्स हो गया, ठीक ना। जब x टू द पावर n था, यहाँ तो कुछ कांस्टेंट भी होगा इसके साथ में, तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ओके, ये हो गया। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको एंटी डेरिवेटिव को कैसे लिखते थे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ n x टू द पावर n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या हुआ, x टू द पावर n, ठीक, x टू द पावर n प्लस सम कांस्टेंट है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम n लाना चाहें, ठीक ना, तो क्या करो, n को रिप्लेस कर दो n प्लस 1 से, ठीक ना। चलो पहले n को दूसरे साइड ले जाते हैं, क्या हो गया, x टू द पावर n माइनस 1 dx, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से इधर डिवाइड कर दो, x टू द पावर n बाय n आ गया, ठीक ना, प्लस सम कांस्टेंट बाय n, तो ये भी एक कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक ना, ये एक कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ से ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या पढ़ेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू x टू द पावर n बाय n प्लस 1। यहाँ पे जब ध्यान दोगे तो क्या था, n माइनस 1 था, इसमें 1 प्लस ऐड कर दिया, ठीक है ना, प्लस 1 किए यहाँ ऊपर भी नीचे भी, ठीक। इस केस में देखना कि n 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना, यहाँ पे n 0 नहीं है, ओके। जब इधर n माइनस 1 रहेगा, तो जब यहाँ पे n करेंगे, मतलब क्या, n को n प्लस 1 से रिप्लेस कर दो, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू, यहाँ पे n प्लस 1 से रिप्लेस किया तो क्या हो गया, n प्लस 1
-1, ये वाला तो यहाँ n आ गया, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा n+1, तो ये क्या हो जाएगा x⁴ n+1 बाय n+1 प्लस सम कांस्टेंट। देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, या डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना, तो इसके लिए कंडीशन लिख दो n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। अगर -1 होगा तब ना 0 होगा, तो ये हो गया। और बाकी क्या है, n कांस्टेंट है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। ओके, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये था कि हाँ y इज इक्वल टू x²। ओके, ये रहने दो। अगर कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y का वैल्यू यहाँ पुट करो x² विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक ना। तो ये वाला फॉर्मूला से देखो यहाँ क्या हो गया, n इज इक्वल टू 2 है ना, n इज इक्वल टू 2, इसके लिए इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा x⁴ 2 + 1 बाय 2 + 1, ठीक, प्लस सम कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया x⁴ 3/3 प्लस सम कांस्टेंट। इसका इंटीग्रेशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, देखो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आ गया। कोई भी फंक्शन रहे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक, अगर ये दिया हुआ रहे y इज इक्वल टू x⁴ 4 प्लस 3x² प्लस 5। ओके, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। ठीक, y जो फंक्शन ऑफ x ये दिया हुआ है, तो इसमें देखो तो कर दो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 4 प्लस 3x² प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये करना है। ये इसको अलग अलग कर लो, ठीक ना, प्लस के साथ में जैसे डिफ्रेंशिएट अलग अलग कर लिए थे ना, इसको अलग अलग कर लो। पहले करो इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, फिर प्लस साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर ये इंटीग्रेशन ऑफ 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया। यहाँ से अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो गया, x⁴ 4 + 1 बाय 4 + 1 प्लस सम कांस्टेंट आएगा, इसको c1 नाम ले लो, कुछ कांस्टेंट भी आएगा। ठीक, इसका कर लो। इसमें क्या हो जाएगा कि 3 ये कांस्टेंट है, 3 को पहले बाहर ले लो, ठीक ना, 3 को पहले बाहर ले लो और उसके बाद इंटीग्रेशन करो x² विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, प्लस यहाँ x है कुछ 1 है, तो 1 को क्या लिख सकते हो, 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट को बाहर ले लो, ये 1 को क्या लिख सकते हो, x⁴ 0 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या हो गया, x⁴ 5/5 प्लस सम कांस्टेंट c1 प्लस इसको ये करो 3 रह गया, x² को जब इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, x+2 + 1/2 + 1, ये प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा, इसको कांस्टेंट c2 नाम दे दो, ठीक ना, प्लस 5 रहेगा। यहाँ पे कुछ x⁴ 0, x पे पावर तो -1 नहीं है ना, नहीं है तो लगा सकते हैं, 0 + 1/0 + 1 प्लस सम कांस्टेंट ले लो c3, ठीक। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, देखो x⁴ 5/5, ठीक, प्लस c1, चलो सम कांस्टेंट को एक साथ बाद में लिखेंगे, प्लस यहाँ पे लिख लो, देख लो 3 × x⁴ 3/3, ठीक, यहाँ से देख लो प्लस 5 × x⁴ 1 मतलब 5x, प्लस ये वाला कांस्टेंट लिख लो c1, प्लस ये वाला कांस्टेंट क्या हुआ 3c2, प्लस ये वाला कांस्टेंट 5c3। ये सब देखो टोटल मिला के तो एक कांस्टेंट ही रहेगा ना, इसको क्या लिख सकते हो, x⁴ 5/5 प्लस ये 3 कैंसिल, x³ प्लस 5x प्लस सम कांस्टेंट। ओके, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन ऑफ y dx का, जिसमें y ये था। इस हिसाब से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा ना, उसका इंटीग्रेशन आराम से कर लेंगे ये वाला फॉर्मूला से। ठीक,
अब कुछ जब हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो वहाँ पे कुछ फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं और उसको देख लेते हैं 2-3 जनरल। देखो यहाँ पे इफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैपिटल एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज स्मॉल एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कैपिटल एक्स। ये था डेरिवेटिव, ठीक ना, ये डेरिवेटिव हो गया और ये एंटी डेरिवेटिव, ठीक ना। इधर से फिर से यहाँ वापस, इससे फिर से यहाँ वापस था ये एंटी डेरिवेटिव, ठीक ना। उस पर बस इस तरह से लिखे। तो एक फंक्शन को याद करो, क्या था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक ना। लॉग एक्स मतलब ln x लिखो यहाँ पे, ln x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या था 1/x, या फिर इसको x टू द पावर -1 भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब n इक्वल टू -1 रहता तो यही रहता, ठीक ना। यहाँ पे देखो इसका पता है कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। हाँ, ये किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, ln x का, ln x का डिफ्रेंशिएशन हो गया ये। तो जब इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा, ले लो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू ln x प्लस सम कांस्टेंट, ठीक। ये 1/x को क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1 भी लिख सकते हो, ठीक ना। ये बात बराबर ही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया, ठीक। फिर हम लोग जब डेरिवेटिव देखे थे वहाँ पे क्या था, एक फंक्शन था डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये देख लो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या था, a टू द पावर x और ln a, ठीक। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये हुआ, तो एंटी डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा, ठीक ना। ले लो एंटी डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x ln a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a टू द पावर x प्लस सम कांस्टेंट, ठीक ना। लेकिन अगर सिर्फ कहे कि a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ln a तो एक कांस्टेंट टर्म है, log बेस e और a ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको डिवाइड कर दो, उस साइड लेते जाओ, क्या हो जाएगा, a टू इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x भी था, विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू a टू द पावर x बाय ln a, ठीक ना, प्लस c बाय ln a। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट ही नाम दे दो ये कैपिटल C, ठीक। ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया, ठीक ना। अगर कहीं पे इस हिसाब का फंक्शन दिया, यहाँ पे देखो e टू द पावर अगर x रहेगा तो e टू द पावर मतलब a इक्वल टू ई, ln e इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे e ही रह जाता था, ठीक ना, वो देख लेना। ऐसे ही हम लोग कुछ और सब पढ़े थे, जैसे cos x, ठीक ना। अगर कहे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, क्वेश्चन अगर दे दे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो हम लोग क्या पढ़े थे वहाँ पे, साइन x किस में आ रहा था, इसमें आ रहा था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x जब किए थे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आया था, माइनस ऑफ साइन x आया था ना। तो अगर माइनस ऑफ साइन x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, तब आएगा क्या, cos x प्लस सम कांस्टेंट, ठीक ना। इंटीग्रेट करेंगे तो ये cos x आएगा, लेकिन यहाँ माइनस को करना होगा। अब क्या करो, माइनस साइन उधर लेते जाओ, तो माइनस साइन इधर लेते जाओगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, कांस्टेंट में भी माइनस लग जाएगा, ठीक। तो इसको क्या लिखो, माइनस ऑफ cos x, कांस्टेंट में सब माइनस लगेगा तो कुछ न्यू कांस्टेंट नाम दे दो, प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस हिसाब से और भी जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबका किए थे डिफ्रेंशिएशन, जैसे फॉर एग्जांपल एक किए थे इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये था tan इन्वर्स x था ना, विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कोई कहे कि इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कह दो इसका एंटी डेरिवेटिव, किसको डेरिवेटिव के थे, tan इन्वर्स x,
प्लस सम कांस्टेंट। देखो कितना इजी था। तो यहाँ से एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया। और भी बहुत सारा जो सब नॉर्मल फंक्शन सब हैं वो सबको देख लेना कि क्या होता है इंटीग्रेशन, वो बस उसका वैल्यू यूज करना है, पता रहना चाहिए कौन सा फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए, ठीक ना। अब देखो इस पे लिमिट कैसे पुट करेंगे। जब एक फंक्शन दिया हुआ था y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, ये रिलेट हो रहा होगा कुछ x से y के बीच में, इस तरह से y इक्वल टू एफ एक्स मान लो ये है y इक्वल टू एफ एक्स, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। ओके, इंटीग्रेशन में क्या था कि एक अगर फंक्शन था y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ क्या करते थे इसको इंटीग्रेट अगर y विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, ये क्या फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे लिख देते थे एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ये एक्चुअल में क्या सिग्निफाई किया एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। इस पे कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए तो इसका क्या कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट x आएगा, y कोऑर्डिनेट एफ एक्स आएगा ना। मतलब ये वाला जो लेंथ है ये एफ एक्स होगा, यहाँ पे x है और ये वाला जो हाइट है यहाँ 0 से लेकर के एफ एक्स होगा, ठीक ना। चलो ये तो एफ एक्स का वैल्यू पता चल गया कि एफ एक्स क्या था, ये एक लेंथ था, ठीक ना, इस कर्व पे। अब dx, ये dx क्या है भाई, ये एक स्मॉल एलिमेंट है, ठीक ना, x के जस्ट बाद में एक जस्ट छोटा सा एलिमेंट, ठीक ना। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस यहाँ से क्या था x था, ठीक, तो उसके बाद जो ये वाला है, ठीक ना, इसका थिकनेस क्या है dx, ये बहुत स्मॉल है, ठीक ना, मतलब जस्ट समझ लो कि बगल वाला पॉइंट है। ओके, इन्फिनेटली स्मॉल है वो। ये अगर dx है, ये fx है, ये स्ट्रिप को बाहर निकालो, बाहर निकाले कुछ इस टाइप से होगा, है ना। इसका लेंथ fx और विड्थ कितना था dx। रेक्टेंगल लग रहा है ना, देखो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है ना ये पॉइंट, लेकिन टोटल का जब एरिया निकालोगे तो वो लगभग नेग्लिजिबल है, ठीक ना। इसको रेक्टेंगल ट्रीट कर सकते हो, ठीक, इसको रेक्टेंगल ट्रीट करके जब इसका ये किए, ये एलिमेंट का एक डायमेंशन दिखाया ये एफ एक्स डी एक्स, ठीक ना। अब एफ एक्स डी एक्स मतलब दोनों मल्टीप्लाई हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, यहाँ पे ये वाला एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इसका एरिया देगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, ठीक ना। ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इसका एरिया देगा। तो ये क्या सिग्निफाई किया कि एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, ठीक ना। अब ये अगर समय देखो बहुत सारे एरिया लोग, एक एरिया यहाँ ले लिए छोटा सा एरिया, ठीक ना, फिर यहाँ ले लिए एक छोटा सा स्ट्रिप, ठीक ना, इसके लिए ये वाला हाइट होगा, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, ठीक ना। तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक में फाइंड करना चाहते हैं, ठीक ना, तो उस पर लिमिट डालते हैं कि ये वाला स्मॉल एरिया तो ले लिए, स्मॉल एरिया ले लिए। अगर हमको कहे कि ये यहाँ से चाहिए, मतलब x इज इक्वल टू ये वाला पॉइंट जो है x इज इक्वल टू ए है और ये वाला पॉइंट यहाँ x इज इक्वल टू बी है, ठीक, मुझे एरिया चाहिए ये वाला, ठीक ना। तो वो वाला एरिया फाइंड करने के लिए वहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम एरिया अंडर कर्व, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी, ठीक। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। स्मॉल एरिया था, स्मॉल एरिया बहुत सारा स्मॉल एरिया को ऐड करेंगे, ठीक ना,
तो बहुत सारा स्मॉल एरिया को जब ऐड करेंगे तो वो एडिशन को ही यहाँ पे इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, ठीक ना। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, x के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x इक्वल टू ए, यह हो जाएगा x इक्वल टू बी। यहाँ पे इसको कहते हैं अपर लिमिट और इसको क्या कहते हैं लोअर लिमिट। मतलब x में पहले कौन सा आया वो लोअर हो गया, ये अपर हो गया, ठीक ना। इस हिसाब से वो इसका एरिया था। कोई अब देखो कोई फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, मान लो y इक्वल टू एक्स दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एक्स का ले लेंगे और ये उसके साथ में एक लिमिट आ जाएगा। अब देख लेते हैं लिमिट पुट कैसे करते हैं। सपोज मान लो कि ये है ये y इक्वल टू एक्स, ठीक ना। एरिया चाहिए मुझे x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 तक, ठीक ना। ये वाला एरिया चाहिए। तो यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले तो एक x लेंथ पे एक छोटा सा पहले स्ट्रिप लेंगे, डिफाइन किए इसको, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका हाइट होगा y, ठीक ना, और विड्थ होगा dx, ठीक। तो यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। y क्या था, ये फंक्शन था फ्रॉम a टू b। तो y कौन सा फंक्शन था, y इक्वल टू एफ एक्स क्या था, x फ्रॉम a टू b, है ना। अब देखो इंटीग्रेशन का अपना रूल्स, x टू द पावर वो वाला याद करो, क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सम कॉन्स्टेंट, ठीक, कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे क्या था, n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1। यहाँ तो -1 तो है नहीं, इसको इंटीग्रेट करो, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे लिमिट रखो a b, ठीक। तो पहले x के जगह पे b रखो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यहाँ तो x है ही नहीं, माइनस अब x के जगह पे a रखो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ठीक। तो ये होने के बाद यहाँ पे देखो कांस्टेंट तो इधर प्लस हो रहा है उधर माइनस हो रहा है, कांस्टेंट का कुछ भी वैल्यू रहे वो तो अपने आप कैंसिल हो जानी है। बचा क्या, बी स्क्वायर बाई 2 माइनस a स्क्वायर बाय 2। तो इस केस में यहाँ पे देखो कांस्टेंट तो कहीं पे अपीयर नहीं हो रहा है लिमिट पुट करने के बाद, ठीक ना। लिमिट पुट करने के बाद कांस्टेंट अपीयर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये लिमिट वाला को क्या बोल दिए, ये जो लिमिट वाला है इसको बोल दिए डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक ना। इसको क्या नाम दे दिए, डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल। तो जिसमें लिमिट रहता है ना उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और जिसमें लिमिट नहीं रहता है, ठीक ना, तो उसमें उसको क्या कहते हैं, ये इनडिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट। ये क्या हो गया, विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट, ओके। इसमें कांस्टेंट आता है इनडिफिनिट इंटीग्रल में। डिफिनिट इंटीग्रल में कांस्टेंट नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते x का क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2, और डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते a टू b तो वही आता, ठीक ना। पहले b यहाँ पे पुट करो, b स्क्वायर बाई 2 आता, फिर a पुट करो a स्क्वायर बाई 2 आता। सो यहाँ पे क्या है, देयर इज नो नीड टू पुट कांस्टेंट, ठीक ना। यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का वैल्यू नहीं पुट करना होता है, ओके। अब देखो छोटा सा, जब फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव ले रहे थे, ठीक ना, क्या था, अगर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्मॉल एक्स रहता तो इसका एंटी डेरिवेटिव लिए तो वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ये एफ एक्स प्लस सी, ठीक ना। यहाँ पे ये क्या था, इंडिफिनिट इंटीग्रल, ओके। अब अगर लिमिट रहेगा, ठीक ना, इफ़ देयर आर लिमिट, ठीक ना, यहाँ क्या कर दो विथ लिमिट्स,
ठीक। वो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये लिमिट फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी लिमिट पुट करोगे, ठीक, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी, इसमें लिमिट पुट करो a से b, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स के जगह पे पहले b रखो, एफ बी प्लस सी, ठीक, माइनस एफ ए प्लस सी, ये हो जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट टर्म तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एफ बी प्लस एफ बी माइनस एफ ए, ठीक। तो इसका वैल्यू डायरेक्ट, अगर ये इसका एंटी डेरिवेटिव पता है, ये एफ फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये है, ठीक ना। अगर ये फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव पता है तो डायरेक्ट यहाँ पे इसका वैल्यू रख देना, फंक्शन बी माइनस ए, ठीक। ये हो गया अपना डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक। क्या हुआ, डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट, ठीक। तो यहाँ से ये टोटल आ गया कि ये एरिया अंडर कर्व कैसे रिप्रेजेंट करती हैं और एंटी डेरिवेटिव कैसे होता है। कुछ फार्मूला भी डिस्कस किए, बाकी फार्मूला जो सब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे डिस्क्राइब करते रहेंगे। और वैसे एक बार डिफ्रेंशिएशन वाला देख लेना कि डिफ्रेंशिएशन में किसको डिफ्रेंशिएट करने से ये आया था, ताकि उस टाइप का फंक्शन आए तो डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव लेकर के उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक ना। ओके, ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।